इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन के तत्वावधान में आज मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। आप जानते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी 1 महीना पहले हमारे सामने आई है, इसकी कवायद पिछले 3-4 वर्षों से चल रही थी। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो भूमिका है, उस भूमिका पर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि भूमिका से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सोच कितनी बृहद है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके सोच में भारतीयता है। हम शिक्षा में जो परिवर्तन चाहते हैं, उसके जड़ में हम भारतीयता को भी रखना चाहते हैं। इस परिचय के शुरू में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास शिखर सम्मेलन, जो कि 215 में आयोजित हुआ था, भारत के साथ साथ सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने इसे स्वीकार किया था। इसमें शिक्षा के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा रखा गया, जिसे एजेंडा संख्या 4 में रखा गया है। और ये एजेंडा ये है कि विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। और भारत भी इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। इस भूमिका में 21वीं सदी में ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र गति से हो रहे परिवर्तन की चर्चा है। और इस परिवर्तन में विज्ञान और तकनीक की महती भूमिका है। परिवर्तन को कई स्तरों पर देखा जा सकता है। एक परिवर्तन तो यह है कि हमारे सामने बड़े बड़े आंकड़े हैं, विभिन्न क्षेत्रों के भीमकाय आंकड़े हमारे सामने हैं, और उन आंकड़ों के साथ हम खेलते हैं। सीखने में भी मशीन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जो हमारे अकुशल कारीगर हैं, हमारे जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं, उनके कार्य को भी हम मशीनों द्वारा संपादित करते जा रहे हैं। इसके साथ साथ कई कीमतें भी चुकानी पड़ रही हैं, जैसे कि हमारे क्लाइमेट में परिवर्तन आया है, पॉल्यूशन बढ़ा है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसमें कमी आई है, और ऊर्जा, पानी, भोजन और स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ विज्ञान ने हमारा कई बोझ हल्का कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर कई समस्याएं भी खड़ी कर दी हैं। इसलिए परिचय में कहा गया है कि हमें बहुआयामी शिक्षा चाहिए। हमें एक ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो बहुआयामी हो, जिसमें गणित हो, कंप्यूटर हो, विज्ञान हो, डेटा विज्ञान हो, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के साथ साथ समाज विज्ञान, मानविकी और साहित्य भी हो। क्योंकि मानविकी, साहित्य और समाज विज्ञान
को विज्ञान से अलग रखने पर ही ये समस्याएं पैदा होती। इसलिए एक ऐसी शिक्षा जिसमें सारे आयाम हों, साइंस के आयाम हों, तकनीक के आयाम हों, साहित्य के आयाम हों, मानविकी के आयाम हों, सभी आयामों के साथ हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करें। इस परिचय में यह भी कहा गया है कि हमें विषय वस्तु से थोड़ा हटना पड़ेगा। हमारे शिक्षा पर विषय वस्तु का बहुत बोझ है। इस बोझ को कम करके अब हमें एक ऐसी शिक्षा देनी होगी जिसमें जिज्ञासा हो, जिसमें खोज की प्रवृत्ति हो, जो अनुभव पर आधारित हो, जिसमें लगातार वाद संवाद की गुंजाइश हो। इस तरह की शिक्षण प्रक्रिया हमें अपनानी होगी। और फिर जो हमारी पाठ्यचर्या है उसमें विज्ञान और गणित के अलावा, सामाजिकी और मानविकी के अलावा बुनियादी कला हो, शिल्प हो, और हमारी संस्कृति और मूल्य भी हो। हमारी शिक्षा नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता पर आधारित हो। हम विज्ञान और तकनीक की जो शिक्षा ले रहे हैं उसमें कहीं न कहीं उसे नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता से हमने काट करके रखा है, या हमारी शिक्षा उससे कट गई है, या अलग अलग ढंग की दो संस्कृति बन गई है, जिस वजह से अनेक समस्याएं आ रही हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका में ये बात स्पष्ट है कि हमें 2040 तक, अगले 2 दशकों में भारत के लिए हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहिए जो किसी से भी पीछे नहीं, और एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जहां किसी भी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। हमारी प्राचीन और सनातन सभ्यता के जो गौरव हैं उसका भी बखान है इसमें। और शिक्षा में जो हम परिवर्तन चाहते हैं, आगे हम देखेंगे जिस तरह हम मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं, वो यहीं से लिया गया है। प्राचीन और सनातन भारतीय शिक्षा और विचार को समृद्ध विचार के समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य भारतीय विचार परंपरा और दर्शन का लक्ष्य रहा है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज, ये हमारी भारतीय विचार परंपरा और दर्शन का लक्ष्य रहा है। और हमारे प्राचीन शिक्षण व्यवस्था में स्कूली शिक्षा के बाद जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान का अर्जन नहीं किया जाता था, बल्कि शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति था। और हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी इसी ओर ले जाना है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य फ्रीडम, मुक्ति हो। इस नीति के परिचय में हमें अपने गौरवशाली परंपरा की याद दिलाई गई है। हमारे पास तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय थे, जिन्होंने विश्व में शिक्षा के बड़े प्रतिमान स्थापित किए हैं। और इस व्यवस्था से अनेकों नेक विद्वान निकले, उद्भट विद्वान, जैसे आर्यभट्ट, बरहमिहिर, शंकराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी,
और थिरुवल्लुर जैसे अनेक महान विद्वानों ने हमारे प्राचीन सभ्यता को अपने ज्ञान से सींचा। शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ इसमें शिक्षकों की भी एक सोच रखी गई है। इसका जो परिचय है, इसकी भूमिका में हमारे शिक्षकों के प्रति एक सोच रखी गई है जो आज तक की सबसे बड़ी सोच है। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक होने चाहिए। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी, क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं। इसलिए इसके परिचय में शिक्षकों के सम्मान को दोबारा से प्रतिस्थापित करने और वापस लाने की बात कही गई है। इस परिचय में हमारी पिछली नीतियों पर भी थोड़ी चर्चा है और पिछले नीतियों के बारे में एक ही वाक्य में सब कुछ कह दी गई है। इससे पहले जो शिक्षा नीति थी उसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा तक पहुंच, एक्सेस टू एजुकेशन, अधिक से अधिक लोग शिक्षा प्राप्त कर सके, ये मुख्य मुद्दा था। लेकिन नई शिक्षा नीति एक बड़े मकसद के साथ उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सार्वभौमिकता के साथ साथ देना चाहती है। इस नीति के कुछ आधार सिद्धांत रखे गए हैं और उन सिद्धांतों में है हर बच्चे के विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, हर बच्चे की विशिष्ट क्षमता होती है, इसकी स्वीकृति हो, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाए, कक्षा 3 तक हमारे बच्चे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सार्वभौमिक रूप से प्राप्त कर लें, शिक्षा में लचीलापन हो। साथ ही एक बहुत बड़ी बात है कि ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है। हमारे स्कूलों में और खास करके हमारे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ज्ञान बहुत ही खंडित है, इसलिए ज्ञान की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना, एक बहुविषयक और समग्र शिक्षण का विकास करना, बहुभाषिकता, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान, शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना। शिक्षकों और संकाय जो है वो सीखने की प्रक्रिया का केंद्र, उनकी भर्ती, तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति, इन सबों पर गहन विचार की जरूरत है। उत्कृष्ट स्तर का शोध, भारतीय जड़ों और गौरवों से बंधी हुई हो हमारी शिक्षा, और शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा हो, शिक्षा कमाने का जरिया नहीं हो, शिक्षा प्रदान करना एक सार्वजनिक सेवा का बोध हो, उसमें एक मजबूत और जीवंत शिक्षा प्रणाली की उम्मीद इस भूमिका में रखी गई है। शिक्षा प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता सुनिश्चित करना, हमारा जो नियामक ढांचा हो, रेगुलेटरी बॉडी, वो लाइट बट टाइट हो, हल्का लेकिन प्रभावी हो, स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स जो हमारी घिसी पिटी सोच है उससे हम बाहर निकलें, ये हमारे नीति का आधार सिद्धांत है। हम चाहते हैं कब हमारी शिक्षा जो रटी रटाई है, जो घिसी पिटी है, जो पुराने सोच से प्रभावित है, जिसमें रचनात्मकता को कहीं जगह नहीं है, जिसमें सृजनात्मकता को जगह नहीं है, जिसमें सोच को जगह नहीं है, जिसमें अखंडता को जगह नहीं है, इन सबों को जगह दी जाए और शिक्षा
अपने आप में जो शिक्षा की प्रणाली हो वो स्वायत्त हो, वो खुद से अपना लक्ष्य तय करे और उसे भेद भी सके। अब मैं नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्कूली और उच्चतर शिक्षा पर बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी पिछली शिक्षा नीति जो 1986 और 1992 में संशोधन के साथ आई थी, और अब ये 2020 में हमारी नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसके बीच पे एक महत्वपूर्ण घटना घटी है। और वो महत्वपूर्ण घटना है राइट टू एजुकेशन का। शिक्षा को मौलिक, प्रारंभिक शिक्षा हमारे बच्चों का मौलिक अधिकार बन गया। और मौलिक अधिकार का अहमियत आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार प्रदान करना राज्य का दायित्व ही नहीं है, बल्कि उसे करना ही करना है। उसे सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा मिलता रहे। लेकिन 2009 में जो हमारे बच्चों को राइट टू एजुकेशन मिला, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मिला, और आज 2020 तक इसमें कितना परिवर्तन हो पाया 2009 से 2020 तक, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि राइट टू एजुकेशन ने भी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों, उनके ट्रेनिंग, विद्यालय के प्रबंधन, सभी चीज़ों को बेहतर बनाने का संकल्प लिया था। और बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण एलिमेंट्री एजुकेशन प्रदान करना राज्य का दायित्व था। लेकिन इस क्षेत्र में हमें बहुत सफलता नहीं मिल पाई। कुछ सफलता अवश्य मिली है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो कि हर सिटीजन, हर उन बच्चे को जो कि प्रारंभिक शिक्षा ले रहे हैं या प्रारंभिक शिक्षा लेने की उम्र में हैं, उनको प्रदान करना अत्यावश्यक है। और हमारी जो ये पॉलिसी है, जो राष्ट्रीय नीति या शिक्षा की जो नीति होती है, ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये वैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये राष्ट्र की मंशा है। हम चाहते हैं कि अपनी शिक्षा प्रणाली को इस तरह हम बनाएं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरह से गाइडलाइंस है जिस पर हम काम करना चाहते हैं और बड़े मकाम को हासिल करना चाहते हैं। राइट टू एजुकेशन जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और अगर हमें राइट नहीं मिल पाता है तो इसके लिए हम जस्टिस भी मांग सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं। ऐसी स्थिति नीति के साथ नहीं होती। नीति एक बड़ा दस्तावेज है जिसमें स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के बदलाव के बारे में हम अपना विजन रखते हैं, और उस विजन के आधार पर विजन रखते हैं, हम उस पर अपनी सोच रखते हैं, उस पर हमारा रिकमेंडेशन होता है, और फिर उस पर चलते हुए हम उसे हासिल करना चाहते हैं। इसलिए ये बात यहाँ पर याद रखने की है कि किसी शिक्षा नीति की सफलता राष्ट्र की इच्छा शक्ति पर, हमारे पॉलिटिकल विल पर निर्भर करता है, और उस शिक्षा में परिवर्तन के लिए जो आर्थिक या अन्य सहायता की जरूरत होती है, राष्ट्र राज्य उसे देने के लिए तैयार हो, उसमें सक्षम हो,
तभी हम अपने मकाम को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो विद्यालयी शिक्षा के बारे में जो अनुशंसाएं हैं, जो बात कही गई है, उस पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि स्कूली व्यवस्था में जो हमारी पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्था थी, उसमें हमने आमूलचूल परिवर्तन करने का मन बनाया है। पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय या पेडागोजी के आधार पर हमने परिवर्तन लाया है। जो हमारी 10+2+3 की शिक्षा नीति थी, जिस पर अभी तक हमारे देश में शिक्षा दी जा रही है, उसमें इस शिक्षा नीति ने बड़ा बदलाव लाया है। इसको पुनर्गठित करने की कोशिश की है। पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय के आधार पर, पेडागोजी के आधार पर, शिक्षण शास्त्र के आधार पर अब हम 5+3+3+4 की शिक्षा प्रदान करेंगे। कहने का मतलब हमारा पाठ्यक्रम 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल में बटा होगा और उसका आधार होगा। सबसे पहले हम 5 साल की बात करें। शुरू में जो 5 साल की शिक्षा है, वो मूलभूत स्तर की शिक्षा है और इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा, ECCE एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी शामिल है और ये 3 वर्षों का है। 3 से 6 वर्ष तक बच्चे को ECCE प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रदान की जाएगी और इस 3 वर्ष में 2 वर्ष आंगनवाड़ी में और 1 वर्ष विद्यालय में या फिर बाल वाटिका में शिक्षा प्रदान की जाएगी। 5 साल का हमारा होगा फाउंडेशनल एजुकेशन, फाउंडेशनल स्टेज, जिसे मूलभूत स्तर आप कह सकते हैं। ये फाउंडेशनल स्टेज 2 हिस्से में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, जो 3 वर्षों का है, और फिर कक्षा 1 और 2, 3 साल का ECCE और कक्षा 1 और 2 कक्षा तक प्री स्कूल एजुकेशन से लेकर के कक्षा 2 तक की जो शिक्षा है वो फाउंडेशनल स्टेज कहलाएगी। इस शिक्षा नीति की एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने ECCE प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पर बहुत ही जोर दिया है। वो इसलिए कि ये मानते हैं कि 85% मस्तिष्क का विकास इसी अवस्था में हो जाता है और इसका प्रभाव आगे के वर्षों में जो मिडिल स्कूल की शिक्षा है या हाई स्कूल की शिक्षा है, सेकेंडरी शिक्षा है या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एजुकेशन है, उस पर भी पड़ता है। जिस बच्चे ने ECCE या प्री स्कूल एजुकेशन ग्रहण नहीं किया है, वो दूसरे बच्चों से पिछड़ जाते हैं। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि बच्चों को हम प्री स्कूल एजुकेशन दें और ये प्री स्कूल एजुकेशन 2030 तक सार्वभौमिक रूप से पूरा कर लिया जाए। कहने का मतलब हमारे हर बच्चे 3 साल का प्री स्कूल एजुकेशन या यूं कहिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्राप्त करेंगे और आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे और
2030 तक इसकी संपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी। कोई भी बच्चा नहीं बचेगा जो 2030 तक ECCE ग्रहण नहीं कर सकेगा। यह व्यवस्था लचीली होगी, बहुस्तरीय होगी, खेल आधारित होगी, इसमें गतिविधियां होंगी, खोज आधारित होगी, इसमें अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर आउटडोर खेल, पहेलियां, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, कला शिल्प, नाटक, संगीत, कठपुतली, शिष्टाचार, नैतिकता, स्वच्छता, समूह में कार्य इत्यादि सिखाए जाएंगे। और NCERT हमारी जो स्कूल एजुकेशन की एपेक्स संस्था है रिसर्च एंड ट्रेनिंग की, NCERT, वो इसके लिए पाठ्यक्रम विकसित करेगा और चरणबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण संस्थान, ECCE के गुणवत्तापूर्ण संस्थान का विकास किया जाएगा। हमारे आंगनबाड़ी को सुदृढ़ किया जाएगा और 3 साल के प्री स्कूल एजुकेशन में 2 साल की शिक्षा आंगनबाड़ी में होगी और 1 साल अंतिम वर्ष की शिक्षा वो स्कूल में ही एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां पर वो लेंगे, या फिर बाल वाटिका की व्यवस्था होगी जो स्कूल के अंदर या स्कूल के पास या स्कूल के साथ संलग्न होगा। कहने का मतलब ECCE समग्र स्कूली शिक्षा का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। ECCE के लिए जाहिर है कि आप अगर देखेंगे तो हमारे देश में प्री स्कूल एजुकेशन या ECCE के लिए शिक्षकों को तैयार करने की संस्थाएं लगभग नगण्य हैं। अगर अपने राज्य में या झारखंड में अगर आप दृष्टि दौड़ाएं तो शायद एक भी संस्थान नहीं मिलेगा जहां पर कि हम प्री स्कूलिंग के लिए टीचर को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो यह कोशिश की जाएगी कि NCERT द्वारा विकसित पाठ्यचर्या या फिर पेडागॉजी, शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उसके लिए जो फ्रेमवर्क तैयार करेगा, उसी के आधार पर इन शिक्षकों के ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। आंगनबाड़ी में भी जो सेविकाएं काम करेंगी उन्हें भी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके लिए एक मॉड्यूल होगा कि जो ECCE के साथ जुड़ेंगे उन्हें इस प्री स्कूल एजुकेशन की 6 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी और यह ट्रेनिंग ODL के सहारे भी दी जा सकती है और 30 तक ये कार्य पूरा कर लेना है। अगर आप इसकी समीक्षा करना चाहें तो आप दृष्टि दौड़ा सकते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण के संस्थान हैं, प्रारंभिक शिक्षा या B.Ed या सेकेंडरी स्तर पर पठन पाठन के लिए, उसकी स्थिति को आप भली भांति पहचानते हैं। और ODL से जो ये कोशिश की जा रही, शायद ODL से या दूरस्थ शिक्षा से हम बड़ी संख्या में शिक्षकों को ट्रेन कर लेंगे। लेकिन दूरस्थ शिक्षा से जो ट्रेनिंग दी जा रही है या अब तक दी गई है, उसके अपने फसाने हैं, उसकी अपनी दिक्कतें हैं और उसके माध्यम से हम शिक्षकों को अच्छी तरह तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें संस्थानें खोलने होंगे और इतनी बड़ी संख्या में संस्थानों को खोलकर फिर शिक्षकों को 2030 तक प्रशिक्षित कर और पूरे संसाधन जुटा लेना मुश्किल कार्य लगता है, लेकिन हम कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ये जो पॉलिसी है उसका एक टेस्ट है। आगे बढ़ने से पहले 2025 में ही इस शिक्षा नीति का टेस्ट हो जाएगा और अगर इस टेस्ट में हम पास हो गए तो इस शिक्षा नीति पर सबों का विश्वास बढ़ेगा
और फिर हम आगे की रणनीति भी बना पाएंगे और आगे का जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसे भी तय कर पाएंगे। शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता, नीति में यह बात लिखी गई है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। हमारे हर बच्चे 2025 तक सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान हम कब तक प्राप्त करेंगे? कक्षा 2 तक पहुंचते पहुंचते। तो ये हमारे पॉलिसी का टेस्ट होगा, क्योंकि 20 में हम चल रहे हैं और 25 तक हमें सार्वभौमिक रूप से कक्षा 2 में पढ़ने वाले, कक्षा 2 पास करने वाले सभी बच्चे हमारे मूलभूत सार्वभौमिक रूप से मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। अगर ये हो पाया तो जाहिर है कि इस नीति पर हमारा विश्वास बढ़ेगा और हम आगे के लक्ष्यों को जरूर प्राप्त कर सकेंगे। आप ये भी जानते हैं कि हमारे अभी जितने बच्चे हैं हमारे विद्यालयों में जो पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों, अधिकांश बच्चे को ईसीसी प्राप्त नहीं है। बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा जो 3 वर्षीय है वो इन्होंने प्राप्त नहीं किया है। हाँ, आंगनबाड़ी में जरूर जाते हैं, किसी किसी विद्यालय में उनके बैठने के लिए अलग से एक बाल पंजी है, उसमें उनका नाम लिखा जाता है, लेकिन इसकी समग्रता से या सिस्टम के रूप में इसकी व्यवस्था नहीं। और यही कारण है कि वो बच्चे जो इस प्रकार की शिक्षा लेकर के आते हैं उसके मुकाबले वो पिछड़ रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं या हमारे बहुत सारे सरकारी स्कूल्स भी हैं जहां पर कि हमारे बच्चे इस प्रकार की शिक्षा, प्री स्कूल एजुकेशन, फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन लेकर के आते हैं। ये बच्चे उन बच्चों से जिन्हें इन प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं है से बेहतर करते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम सभी बच्चों को 2030 तक इस प्रकार की शिक्षा दे पाए, और उसके लिए एक ट्रांजिटरी मैकेनिज्म भी बनाया गया है कि कक्षा 1 में पढ़ने वाले वो बच्चे जो इस प्रकार की शिक्षा नहीं ले पाए हैं उनके लिए 3 महीने का खेल आधारित एक मॉड्यूल बनाया जाएगा और उन्हें अलग से प्री स्कूल की शिक्षा दी जाएगी ताकि वो आगे बढ़ पाए और उन बच्चों की बराबरी कर पाए जो कि इस प्रकार की शिक्षा लेकर के आए हैं। अब यहां पर एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है, क्योंकि इसकी चर्चा पॉलिसी में भी इसी जगह की गई है जहां मैं कर रहा हूं। यह पॉलिसी कहती है कि दोनों सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के लिए विद्यालय के निर्माण को सरल करने के लिए संस्कृति, भूगोल और सामाजिक संरचना के आधार पर स्थानीय विविधताओं को प्रोत्साहित करने और शिक्षा का वैकल्पिक मॉडल बनाने की अनुमति देने के लिए स्कूल के निर्माण संबंधी नियमों को हल्का बनाया जाएगा। आप जानते हैं हमारे जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी विद्यालय हैं, वो उनकी मूलभूत संरचनाएं कमजोर हैं और राइट टू एजुकेशन में जिन मूलभूत संरचनाओं का हवाला दिया गया है शायद वो इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये तो हमारे सरकारी विद्यालयों की बात है, लेकिन हमारे प्राइवेट स्कूल्स जो है उनके लिए कुछ पहले से स्टैंडर्ड तय है और बिना उस स्टैंडर्ड को पूरा किए हुए उन्हें स्वीकृति नहीं मिलती है। लेकिन अब ये नीति यह कह रही है कि अगर वो कुछ अलग काम कर रहे हो, अगर कोई वैकल्पिक ढंग से वो काम करना चाहते हैं
तो स्कूल के निर्माण संबंधी नियमों को हल्का बनाया जाएगा। सरकारी में हल्का बनाया जाएगा, ये बात तो समझ में आती है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन अब हम प्राइवेट विद्यालयों में भी इसे हल्का बनाने की बात कर रहे हैं। कहीं इसका बेजा फायदा तो वो नहीं उठा लेंगे, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हमने जैसा कि आपको कहा कि हमारी जो पाठ्यचर्या है उसका जो रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है, उसमें 5+3+3+4 इस ढंग का रीस्ट्रक्चरिंग है। तो पहला तो आप समझ गए, पहला फाउंडेशनल स्टेज था। दूसरा स्टेज जो है प्रिपरेटरी स्टेज है। प्रिपरेटरी स्टेज कक्षा 3 से 5 तक और उम्र 8 से 11 वर्ष सहित। हमारा दूसरा स्टेज है मिडिल स्टेज, कक्षा 6 से 8 तक, और इसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे। और अंतिम स्टेज है हमारा सेकेंडरी स्टेज, जो कि आज का सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों ही मिला हुआ है। हमारे राज्य में जो हाई स्कूल थे और +2 ये दोनों मिल गया है। 9 से 12 तक की जो शिक्षा होगी, कक्षा 9 से 12 तक, वो सेकेंडरी स्टेज के रूप में जाना जाएगा, और उससे 14 से 18 वर्ष के बच्चे इसमें होंगे। आपको हमने इस बात की चर्चा कर ली है कि फाउंडेशनल स्टेज में ECCE होगा, बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा 3 साल का, और कक्षा 1 और 2 ये फाउंडेशनल स्टेज होगा। और फाउंडेशनल स्टेज का मुख्य मुद्दा क्या होगा? ECC का मुद्दा जो है वो तो आप जानते हैं, उसमें खेल कूद, पेंटिंग, जो भी हमारे जो रीति रिवाज, वैल्यूज़, ड्रामा, डांस, इन सब चीज़ों से हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे, ये तो होगा ही। लेकिन उसके साथ साथ ग्रेड 1 और 2 सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान होगा। और यहाँ किताबों की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक नहीं होगा। हम बच्चे को मूलभूत साक्षरता देंगे और संख्या ज्ञान देंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। किताबों की जरूरत नहीं होगी, बस्ते का कोई बोझ नहीं होगा। उसके बाद दूसरा स्टेज जो है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि कक्षा 3 से 5 तक है। इसमें जो प्ले स्कूल में जो कुछ होता वो तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ हल्के फुल्के पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण को भी शामिल किया जाएगा। आप देखिए करिकुलर डिवीजन है, जो डिवीजन की स्कूल तो वैसा ही दिखेगा जैसा दिख रहा है, लेकिन जो विभाजन किया गया है वो पाठ्यचर्या के आधार पर किया गया है, और अलग अलग खंडों के अलग अलग उद्देश्य हैं। फाउंडेशन का उद्देश्य आप समझ गए, प्री स्कूल एजुकेशन देना, और साथ में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान देना। किताबों की जरूरत नहीं है यहां। दूसरा स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज है, जिसमें प्ले स्कूलिंग तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हल्के फुल्के पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण को भी शामिल किया जाएगा। औपचारिक लेकिन संवाद शैली के जरिए अध्ययन, अध्यापन, पढ़ने लिखने, बोलने, कला, भाषा, विज्ञान, गणित शामिल होंगे। औपचारिक, यहां पर कुछ औपचारिकता आ जाएगी, कुछ हल्के फुल्के पाठ्य पुस्तक होंगे, लेकिन पढ़ाई का जो तरीका होगा वो बिल्कुल संवाद शैली में होगा। उसमें एक्टिविटीज होगी, कोई कहीं प्रेशर नहीं होगा। यहाँ पर पढ़ने लिखने, बोलने, कला, भाषा, विज्ञान, गणित सभी शामिल होंगे, लेकिन इन सबों का पठन पाठन कहीं भी स्ट्रेसफुल नहीं होगा। इसके बाद जो थर्ड स्टेज है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में विषय विशेषज्ञों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणा का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर विषय विशेषज्ञ की जरूरत होगी। कौन विज्ञान पढ़ाएंगे, कौन समाज विज्ञान पढ़ाएंगे, कौन भाषा पढ़ाएंगे, यहाँ पर जो है विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाए जाएंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा। और यह कार्य विज्ञान के क्षेत्र में होगा, गणित में होगा, कला में होगा, खेल में होगा, सामाजिक विज्ञान में होगा, मानविकी में होगा,
और व्यवसाय से भी रिलेटेड इश्यूज होंगे इसमें। व्यवसाय का अलग से कोई ये नहीं होगा कि व्यावसायिक शिक्षा में जा रहे हैं, यहीं पर व्यवसाय, एग्रीकल्चर, यहीं पर उनको इंटर्नशिप भी कराया जाए, खेतों में ले जाया जाएगा, खेतों में एग्रीकल्चर देखेंगे, सीखेंगे, अपने स्कूल में बागवानी करेंगे, जहाँ पर जिस स्कूल में जगह है, जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर वो जो भी व्यवसाय हो, व्यवसाय आधारित चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएंगी। और ये सारी शिक्षा जो है वो एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर, अनुभवजन्य होगा, वो डिस्कशन के जरिए हुआ, वार्तालाप होगा। उसके बाद उसमें जो है कि कोई बच्चे गतिविधि करके सीखेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो शिक्षण पद्धति है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। वैसे हमने 2005 में भी जो हमारा राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क है, हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है 2005 NCF, जो बहुत ही चर्चित दस्तावेज है, उसमें भी ये बातें हैं, लेकिन वो एक अलग थलग बात थी और इस बार इसको इंटीग्रेट करके पॉलिसी के अंदर लाया गया है। क्योंकि NCF में भी ये सारी बातें थी और NCF में भी, लेकिन इस बार स्टेज वाइज इसको बाइफरकेट किया गया है, जिससे कि चीज़ें सहज दिखती हैं और ऐसा लगता है कि हम इसको कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टेज आप जानते हैं बहुविषयक होगा, इसमें अनेक विषयों की पढ़ाई होगी और यहाँ पर विषय उन्मुख होगा। जो हमारे टीचर होंगे वो विषय उन्मुख होंगे और उनका जो है कि वो सब्जेक्ट टीचिंग में एक्सपर्टीज होगी। वो अगर मान लीजिए कि अगर वो विज्ञान पढ़ा रहे हैं, विज्ञान टीचिंग में उनकी दक्षता होगी, तो यहाँ पर जो है वो जो है एक्सपर्ट टीचर होंगे और पेडागोजी में भी एक्सपर्ट होंगे। वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे उसकी पेडागोजी का विशेष ज्ञान उनको होगा। लेकिन विषयों के चयन में लचीलापन होगा। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप विज्ञान पढ़ना चाहते हैं संगीत नहीं पढ़ेंगे, संगीत पढ़ना चाहते हैं साहित्य नहीं पढ़ेंगे। विषयों के चयन में बहुत लचीलापन होगा और रुचि के अनुसार बच्चे अपने विषय का चयन कर पाएंगे। और ग्रेड 10 के बाद व्यवसायिक या किसी विशेषज्ञ प्राप्त स्कूल में भी अपने कोर्स का चुनाव कर सकेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन कोई ऐसा संस्थान है जो व्यवसायिक शिक्षा देती है, हम उससे जुड़ पाएंगे यहाँ पढ़ते हुए भी। तो इस तरह बहुत ही लचीलापन रखा गया है करिकुलम पूर्णतः लचीलापन है और बच्चों की रुचि पर आधारित है और जिस व्यवसाय में उनकी दिलचस्पी है उस व्यवसाय के क्षेत्र में जिन संस्थानों में पढ़ाई होती है उसके साथ वो जुड़ सकते हैं। जहाँ तक भाषा का सवाल है, जैसा कि शुरू से इस बात की चर्चा होती रही, कक्षा 8 जिसे हम अभी तक प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, उसे घर की भाषा में पढ़ाया जाएगा या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा या मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। ये तय करेंगे स्कूल, विद्यालय तय करेंगे। कहीं कहीं जो मातृभाषा है वही घर की भाषा है और वही क्षेत्रीय भाषा है, कहीं कहीं घर की भाषा अलग है और मातृभाषा अलग है, प्रांतीय भाषा अलग है। अगर हम भोजपुरी बोलते हैं जो हमारी घर की भाषा है, मातृभाषा हम कहते हैं, प्रांतीय भाषा हमारी हिंदी है या क्षेत्रीय भाषा हमारी हिंदी है। तो इस तरह ये विद्यालय इस बात को तय करेगा कि प्रारंभिक शिक्षा जो है किस स्तर पर किस भाषा का उपयोग किया जा सकता है। और इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि 2 से 8 वर्ष ये जो उम्र है, इस उम्र में बच्चे भाषा बहुत जल्दी सीखते हैं। इसलिए इसी उम्र में बहुभाषा का विकास किया जाए। जो अगर हम 3 भाषा सिखाना चाहते हैं तो तीनों भाषा को इसी उम्र में सिखा दिया जाए, क्योंकि ये जल्दी सीखते हैं। इस समय इनके सीखने की क्षमता, भाषा को सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है और बड़े आसानी से सीख जाएंगे। इसलिए अगर आप हिंदी, अंग्रेजी और तमिल
अपने स्कूलों में बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो तीनों भाषाओं को इस प्रारंभिक स्तर पर ही 2 से 8 के बीच में सिखाया जा सकता है। तो स्कूली शिक्षा का जो बाइफर्केशन किया गया, उसके स्टेजेज बनाए गए, ये स्टेजेज बड़े सम्यक हैं और इसे अगर हम करना चाहें, विद्यालय में इसकी व्यवस्था हो पाए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों की व्यवस्था, स्कूल के संसाधनों की व्यवस्था, ये अक्सर अभी तक हम करने में फेल रहे हैं। अगर हम ये कर पाते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, या फिर हम कह रहे हैं कि मिडिल स्कूल से ही हमारे शिक्षक जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे। उसके पहले जो शिक्षक होंगे उसमें बाइफर्केशन तो नहीं होगा, लेकिन जब हम उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं तो यहां तक कि ईसीसी में ही हमको उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए जो ईसीसी प्रदान कर पाए। हमें ऐसे शिक्षक चाहिए शुरुआती दिनों में जो कि ये समझ पाए कि बच्चे को 1 और 2 स्तर पर किस तरह समग्र रूप से शिक्षा दी जाए, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को किस तरह मजबूत किया जाए। किताबें वहां नहीं होंगी, तो इस तरह शिक्षक को तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। और शिक्षक को तैयार करने के संबंध में जो इसमें बात कही गई है, उसमें यह एक शिक्षा जो हमारी जो नीति होगी, वो जो हमारे 4 वर्षीय ट्रेनिंग होगा, जो हमारे सेकेंडरी स्टेज के लिए, किसी भी ऐसे महाविद्यालय में जो कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, बहुविषयक कई डिसिप्लिन्स की शिक्षा देते हैं, वहां पर शिक्षा शास्त्र की भी शिक्षा दी जाएगी। और ये 2030 के बाद केवल वही शिक्षक होंगे जो इस तरह के शिक्षा शास्त्र की शिक्षा ले लेंगे। इसके पहले तक सभी बोर्ड कंटिन्यू रहेंगे। और इसके साथ साथ इसमें यह बात है कि अगर शिक्षक का चयन किया जाना है तो टीईटी के साथ साथ शिक्षकों की रुचि अभिरुचि का पता लगाया जाएगा, इनके साक्षात्कार होंगे, इनके पठन पाठन में इनको इनसे ये जो है इनका एक्सपीरियंस और पठन पाठन इनसे कराया जाएगा। और कराने के बाद ये इस बात का पता लगाया जाएगा कि शिक्षक के जोश और उत्साह को जांचने का प्रयास किया जाएगा। टीईटी ही केवल सफिशिएंट नहीं है, और टीईटी में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि टीईटी के स्ट्रक्चर को पूर्णतः इस तरह का बनाया जाएगा कि आप उनके एप्टीट्यूड का पता कर पाए और फिर उनके पेडागॉजी के लिए पेडागॉजी की जांच हो पाए, और इन शिक्षकों को पेडागॉजी के लिए हर हमेशा बेहतर सामग्री प्रदान की जाएगी या उपलब्ध कराया जाएगा, उन सामग्रियों का सतत विकास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक द्वयम दर्जे का कार्य नहीं होगा। वैसे शिक्षक जिनमें शिक्षा के प्रति जोश और उत्साह होगा, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और इस आइडेंटिफिकेशन के लिए या उनका साक्षात्कार किया जाएगा, उनके पढ़ाई का प्रदर्शन किया जाएगा। इस तरह कई टेक्निक्स को लगा करके शिक्षक को चुना जाएगा और शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया, यूं कहें शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया जाएगा। क्या करना है? वाइंड तभी तो स्कूल ही भी खत्म नहीं हुआ है। आइए चलिए, ठीक, 10 मिनट में और इसको खत्म करते हैं। एक्चुअली ये जो नई शिक्षा नीति पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी हम लोग स्कूली शिक्षा की बातचीत कर रहे हैं और अब हम इसके लगभग स्कूली शिक्षा की बात लगभग हमारी समाप्त होने वाली है। लेकिन हम थोड़ी चर्चा उच्च शिक्षा के भी करेंगे, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो पाए इसे समाप्त करें। इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट है स्कूल कॉम्प्लेक्स और स्कूल क्लस्टर का, कि हमारे जो
छोटे छोटे स्कूल्स हैं उसमें बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है। ऐसा देखा गया है कि 28% सरकारी प्राथमिक विद्यालय जो है और 14% जो मिडिल स्कूल्स है उसमें बच्चों की संख्या बहुत कम है, 30 से भी कम बच्चे। और करीब 1 लाख से ऐसे अधिक स्कूल्स हैं जिसमें कि केवल एक ही शिक्षक है। तो ऐसी परिस्थिति में ये स्कूल्स लगता है कि वायबल नहीं है, ये स्कूल नहीं चल पाएंगे। इसलिए एक स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात की गई है कि एक कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें सेकेंडरी स्कूल होगा और उसमें वायबल स्कूल्स होंगे, बड़े बड़े स्कूल्स होंगे जिसमें अधिक बच्चे होंगे। कई स्कूल को मिला करके कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक क्या कहते हैं वो एक अपने आप में गवर्नेंस का एक यूनिट भी होगा। इसमें जो समिति होगा, कॉम्प्लेक्स की एक समिति, जैसे विद्यालय शिक्षा समिति है उसलिए कॉम्प्लेक्स की एक शिक्षा समिति होगी। और फिर ये जो है अपने आप को रिसोर्स पुलिंग भी करेंगे, चाहे वो अगर मान लीजिए कि ऐसे बच्चे हैं जो कि चैलेंजिंग चिल्ड्रन हैं तो उन बच्चों के लिए कहीं सुविधा कहीं कहीं एक जगह पर सुविधाएं होंगी, फिर एक बड़ी लाइब्रेरी होगी और तरह तरह की सुविधाएं बच्चों के लिए होंगी, ऑडिटोरियम होगा, खेल कूद के कई ग्राउंड्स होंगे। लेकिन ये पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे जो कॉम्प्लेक्स के सारे स्कूल मिलकर के शेयर करेंगे और ज़रूरत होगी तो बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए व्हीकल्स या कन्वेंस की व्यवस्था की जाएगी। तो ये स्कूल कॉम्प्लेक्स एक नई बात है। अभी तक हम लोग ये बात करते थे कि बच्चों के द्वार तक शिक्षा ले जानी है, अब हम बच्चों से दूर शिक्षा ले जा रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स जो होंगे बड़े सुविधा संपन्न होंगे, वहाँ हर तरह की सुविधाएं मौजूद होंगी। सभी एक दूसरे के रिसोर्स पुलिंग करके एक बेहतर संस्था या कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे जहाँ हर तरह की सुविधाएं बच्चे को दी जा सकेंगी जो कि अलग अलग स्कूलों में संभव नहीं है। और इसके लिए जहाँ भी कन्वेंस की व्यवस्था होगी या अन्य किसी साधनों की ज़रूरत होगी वो मुहैया कराया जाएगा बच्चों को। तो अगर इस तरह हो पाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो बच्चों के दरवाजे पर स्कूल्स थे वो भी उनसे महरूम हो जाएंगे। तो इस तरह स्कूली शिक्षा की बात हम लोगों ने कर ली है और हम ये सोचते हैं कि आज हम लोग यहीं बंद कर दें, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें बड़ी गंभीर बातें हैं और उच्च शिक्षा में भी इन्होंने कई आमूल-चूल परिवर्तन की बात की है। और उस आमूल-चूल परिवर्तन को हम लोग किसी दूसरे बहस में, दूसरे डिस्कशन में आपके सामने रखेंगे। तो आज हम लोगों ने स्कूली शिक्षा पर एक चर्चा प्रस्तुत की और इसमें जो बातें थी वो भी आपके सामने रखी गई और ख़ास करके जहाँ संदेह पैदा होता है वो भी आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। और फिर हम एक दूरदृष्टि, यह नीति एक दूरदृष्टि लेकर के आई है और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये शिक्षा नीति लागू हो पाया तो स्कूली शिक्षा का आयाम बदलेगा और एक बेहतर शिक्षा, जो कि हमारी संकल्पना है, एक ऐसी शिक्षा जो किसी से भी द्वयम दर्जे की नहीं हो, वैसी शिक्षा हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। धन्यवाद। करने वाला लाल कलर